बड़ा पार्ट दिया है। आप लोगों को छोटा लगेगा पर मुझे पता है कितनी मेहनत लगी है। एग्जाम के बीच में लिखा है। प्लीज़ बहुत सारे लाइक और कमेंट और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फलक ने सख्त होकर अपनी माँ की कोमल आंखों में देखा। माँ, आप जो सवाल पूछ रही हैं वो मीनिंगलेस है। भले ही उस रात पापा को श्रुति ने धोखा दिया हो, जिसने उन्हें श्रुति के साथ रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया हो। उन्होंने दूसरी बार ऐसा क्यों किया? उन्होंने अलका के बारे में सच्चाई क्यों छिपाई? उन्होंने आपको तलाक क्यों दिया? पल्लवी ने अपनी निगाहें नीची कर लीं और उसके खूबसूरत गालों पर आंसू बहने लगे। माँ, पापा के बारे में भूल जाओ। उनसे कोई उम्मीद मत रखो। उन्होंने पहले ही श्रुति से शादी कर ली है और हमने नई जिंदगी शुरू कर दी है, ठीक है? मम्मा, पल्लवी ने सिर हिलाया। फलक, मैं 8 साल की उम्र में मिश्रा परिवार में आई थी। मुझे तुम्हारे पापा से बहुत लगाव है और उनकी यादें हैं, लेकिन तुम्हारे पापा हमारे साथ बहुत क्रूर थे। अब मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा अच्छी तरह से रहो। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फलक की आंखों में आंसू भर आए। उसकी माँ एक पुराने जमाने की औरत थी। उसने पिछले 35 सालों से अपने पति का साथ दिया और अपने बच्चों को पढ़ाया। उसने बिना किसी अफसोस के अपनी पूरी जवानी और जिंदगी मिश्रा परिवार को संपूर्ण कर दी। मेरी माँ ने अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं चाहा। उन्होंने बस एक पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभाई और जगदीश प्रसाद मिश्रा को भगवान की तरह माना। फिर उनका भगवान उनसे रूठ गया और अपने जीवन के बाकी समय के लिए वो केवल अपनी बेटी पर निर्भर रह गई। हालांकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वो कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? पल्लवी के साथ किस्मत ने हमेशा अन्याय किया। हॉस्पिटल आने के बाद पल्लवी खाना खाने के बाद सो गई। फलक नहाने के लिए कमरे में लौट आई। नहाने के बाद उसने नए कपड़े पहने और फिर कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। रिंग रिंग। कुछ घंटियों के बाद उसने दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हेलो। हेलो। फलक अचानक शर्मिंदा हो गई। वो उसे थैंक यू बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसने उसकी गहरी आवाज सुनी तो वो अचानक शब्दों के लिए खो गई। बातचीत अभी शुरू ही हुई थी कि एक अजीब सी खामोशी छा गई। आखिर में संस्कार ने सबसे पहले बात की। फलक, चलो वीडियो कॉल करते हैं। हम। वीडियो कॉल। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक दरवाजा खोलने गई। वहां एक महिला नर्स थी और उसके हाथ में एक बहुत पतली नोटबुक थी। मैडम, ये सर हैं। संस्कार कितना तेज था। फलक ने फोन रख दिया और लैपटॉप ले लिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में डेस्क नहीं थी, इसलिए उसने उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। फलक नर्म कालीन के सामने घुटनों के बल बैठी और उसे चालू कर दिया। एचडी स्क्रीन पर उसने एक काली डेस्क, एक असली चमड़े की कुर्सी और गुलाब चंदन से बनी एक बुक शेल्फ देखी। शेल्फ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारी किताबें थीं जो सरीके से सजी हुई थी। डेस्क पर एक यूरोपीय क्लासिक टेबल लाइट थी, जो आलीशान होने के साथ साथ सरल भी थी। फलक को तुरंत पता चल गया कि यह जगह मिनिमम तौर पर एलिगेंट थी। असली चमड़े की कुर्सी पर संस्कार बैठा था। उसने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के पहले 2 बटन खुले हुए थे और जिस कारण संस्कार की सेक्सी कॉलरबोन दिखाई दे रही थी। संस्कार कुर्सी पर सुस्ती से झुका हुआ था। मेज पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और उसके ठीक बगल में एक पेन रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि संस्कार काम कर रहा था। फलक ने सोचा नहीं था कि जब वो नोटबुक चालू करेगी तो संस्कार को वो उसे सीधे देख पाएगी। वो आलस से सोई हुई बिल्ली की तरह कॉफी टेबल पर अपने हाथ से अपना सिर सहारा दे रही थी। फलक अचानक से ठीक से बैठ गई और अपनी पीठ सीधी कर ली। संस्कार ने उसकी तरफ कुछ नजरें डाली और भौहें से कोड़ ली। तुम इतनी गंदी क्यों दिख रही हो? क्या तुमने अभी अभी नहाया है? फलक शर्म से भर गई। उसने अपनी तितली के पंखों जैसी पलकें फड़फड़ाईं। वो असहजता को कम करने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके गीले बालों से पानी नोटबुक पर टपक रहा था। सांस। संस्कार किसी भी मीटिंग में 1 मिनट के नोटिस पर बहुत अट्रैक्टिव दिख सकता था, जबकि फलक इसके उल्टी थी। वो किसी गांव की लड़की जैसी दिखती थी। हे, फलक ने सूखी हंसी हंसते हुए नोटबुक पर पानी की बूंदों को पोंछने के लिए एक नर्म तौलिया लिया। फिर अपने बालों को पोंछने का नाटक करते हुए, मम्मा, अभी अभी नहाई हूँ। संस्कार, आज के लिए थैंक यू। संस्कार ने फलक की हरकतें देखी। उसने उसे उजागर नहीं किया, लेकिन उसकी चमकदार काली आंखों में कोमल प्रेम था। आज तुमने जो सीखा वो एक अच्छा सबक है। जब तुम अपने दुश्मन और खुद को जान लोगी तो तुम्हें सफलता मिलना तय है। फलक ने उसकी सलाह पोलाइटनेस से एक्सेप्ट कर ली।
उसकी खूबसूरत आंखें संस्कार की ओर देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि मुझे पता चल जाएगा? अगर फलक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन के कहने का क्या मतलब है तो वो श्रुति से कभी जीत नहीं पाती। संस्कार ने मुस्कुराते हुए हैप्पीली कहा, बेशक मैं अपनी बीवी पर विश्वास करता हूँ। मेरी बीवी हमेशा से ही समझदार रही है और मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छा करोगी। क्या वो उसकी तारीफ कर रहा था? फलक का दिल खुशी से भर गया। अचानक खट खट की आवाज हुई। किसी ने दरवाजा खोला और एक फीमेल डॉक्टर अंदर आई। फीमेल डॉक्टर ने सोचा कि फलक अपनी नोटबुक से खेल रही है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फलक के बिस्तर पर गुलाबी इनरवेयर रख दिया। फलक, मेरी दोस्त फॉरेन से कुछ अच्छी इनरवेयर लेकर आई है। मुझे लगा कि यह तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। तुम्हारा साइज? फलक शर्म के मारे ब्लैश करने लगी। आखिर वो लोग संस्कार के सामने ऐसी बात कैसे कर सकते थे? मेघा दी, जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? मैं इसे तुम्हारे लिए पहले ही ले आई हूँ। मेघा एक ओपन फॉरवर्ड बात करने वाली लड़की थी, उसको ऐसी बातें करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। उसने फलक को ऊपर से नीचे तक नापा और फिर कहा, तुम्हें स्मॉल साइज सही हो जाएगा। तुम अभी 21 साल की हुई हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। मेघा दी, फलक ने उसे बीच में रोकना चाहा। फलक, तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा हस्बैंड होगा और जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारे फिगर में और भी चेंजेस आएंगे। मेघा दी, फलक अपना कंट्रोल खोने के कगार पर थी। दरवाजे के बाहर कोई डॉक्टर को बुला रहा था। फलक, मैं बाद में आती हूँ, मुझे काम करना है। फिर मेघा जल्दी से चली गई। फलक ने राहत की सांस ली। अगर मेघा रुकती तो कौन जानता कि यह बातचीत किस तरह की बेतुकी जगह पर पहुंच जाती। ये बहुत शर्मनाक था। फलक ने संस्कार की ओर देखा और वो टॉपिक को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहती थी। हालांकि संस्कार की नज़र तो कहीं और ही थी। फलक को झटका लगा क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने अपने नाइट सूट के ऊपर की 2 बटनें बंद करना भूल गई। जैसे उसने ये देखा वो बटन को बंद करते हुए बोली, अरे संस्कार, तुम क्या देख रहे हो? संस्कार की लंबी पतली आंखें गहरी और काली थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी और उसका जवाब छोटा था, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम? फलक ने कभी नहीं सोचा था कि संस्कार, जो हमेशा एक जेंटलमैन मानती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस इंसान की ऐसी भी साइड भी होगी। वो शर्मा गई और हकलाते हुए बोली, तुम बेशर्म। हे! संस्कार ने सोफे पर अपनी पीठ टिकाई और सिगरेट निकाली, अपने पैरों को क्रॉस किया और उसे जलाया। वो सहज दिख रहा था। मैंने तुम्हें जरा सा देख क्या लिया तो मैं बेशर्म हूँ? माई लवली वाइफ, वेयर इज योर मैरिज सर्टिफिकेट? फलक के पास कहने को शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि सचमुच वो ही समझदार इंसान था। वो उसकी पत्नी थी, उसका दिल और शरीर दोनों ही उसके थे। लेकिन फलक शर्मीली थी। उसकी बाहें उसकी छाती को ढक रही थीं। वो उन्हें हटा नहीं सकती थी और नहीं उसे अपनी बाहें क्रॉस करके रखनी चाहिए थी। तभी उसने स्क्रीन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनी, मिस्टर जिंदल, क्या आप अब नहाना चाहते हैं? क्या मैं आपके लिए टब में गर्म पानी भर दूं? फलक को आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी। फिर उसे याद आया कि यह वही लड़की की आवाज़ थी जिसने उसे दोपहर में मीटिंग में जाने की याद दिलाई थी। वो लड़की आवाज़ मीटिंग रूम से लेकर उसके प्राइवेट रेजिडेंस तक उसका पीछा क्यों करेगी? वो तो उसके नहाने के लिए पानी भी तैयार कर रही थी। फलक ने अपनी नज़र उठाई। संस्कार ने लड़की की आवाज़ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और न ही उसने ऊपर देखा। संस्कार ने अपना बायां हाथ हिलाया और उस लड़की को जाने का इशारा किया। फिर से शांति हो गई। फलक परेशान हो गई। उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा, संस्कार, वो लड़की कौन थी? संस्कार ने सिगरेट को अपने होठों से लगाया और एक सांस ली। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसकी पतली काली आंखों में एक अलग ही खिली हुई सी झलक थी। उसने उसकी तरफ देखा और गर्व से कहा, मेरे एक दोस्त ने उसे मुझे सौंप दिया है। सो ब्यूटीफुल विद ब्लू आइज। क्या सो ब्यूटीफुल? संस्कार, उन्होंने तुम्हें एक खूबसूरत लड़की क्यों दी? फलक ने भोलेपन और मासूमियत से पूछा। संस्कार उठकर बैठ गया और अपनी दाहिनी बांह को मेज पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट की राख डालने के लिए आगे बढ़ाया। संस्कार ने सोचा ये लड़की ना समझने का दिखावा करना जानती है। उसकी खूबसूरत आंखें मासूमियत से भरी हुई थीं और वो एक स्टूडेंट की तरह लग रही थी जो क्लास में पूरा ध्यान दे रही थी। संस्कार उस तक नहीं पहुंच सकता था, वरना वो अभी उसको किस कर लेता। वो पहली लड़की थी जिसने उसके सामने एक्टिंग करने की कोशिश की। और क्या बीवी?
क्या तुमने मेरे चेहरे पर यही नहीं देखा? अधूरी इच्छा, संस्कार ने कहा। फलक की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसकी घमंडी नजर एक आदमी के बेलगाम आदिम स्वभाव को दर्शाती थी। बोलते हुए उसने उसे बेशर्मी से देखा। फलक ने न समझने का नाटक किया। फलक, मैंने सुना है कि आज स्टूडियो में एक एक्सीडेंट हुई है। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? संस्कार ने गुलाबी गालों वाली फलक को देखा और पूछा। नहीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर थोड़ी सी खरोंच आ गई है। मुझे लगता है कि यह गोली की वजह से है। फलक ने अपने बाएं कंधे को छुआ। संस्कार की आवाज गहरी थी। दिस इज सीरियस, मुझे देखने दो। मम, फलक ने नहाने के बाद एक काला सिंगलेट पहना हुआ था। उसने उसके ऊपर एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए उसने अपनी शर्ट को एक तरफ खिसकाया। वो बगल की ओर झुकी और अपने कंधे को स्क्रीन की ओर बढ़ाया। उसने इशारा किया और कहा, ये यहाँ है। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये थोड़ा दर्दनाक है। मैंने बस कुछ दवाई लगाई है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। संस्कार दूसरी तरफ से बोला। उसको कैसे नहीं दिख रहा है? फलक स्क्रीन के और भी करीब आ गई। ये यहाँ है। उसने बगल से उसकी ओर देखा, लेकिन वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। संस्कार उसे घूर रहा था। फलक ने नोटिस नहीं किया कि जब उसने अपने शेल्फ नीचे खींची थी, उसकी आधी से ज्यादा बैग खुली हुई थी। फलक अवाक रह गई और उसका खून खौलने लगा था। उसने कभी किसी को लड़के को इस तरह से अपनी बॉडी नहीं दिखाई था। संस्कार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो उसकी चोट देखना चाहता है, लेकिन वो केवल उसका फायदा उठा रहा था। फलक ठगी सी रह गई थी। संस्कार ने देखा कि फलक की खूबसूरत आंखें अब आग के गोले बरसा रही थी। फलक एक घायल हिरण की तरह उसे शर्मिंदा और असहाय रूप से देख रही थी। क्यों? तुम परेशान क्यों हो? संस्कार ने महसूस किया कि फलक के होंठ सूख गए थे। 21 साल की यह लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है? जब वो एक दूसरे के करीब आते थे तो वो पागल की तरह शर्मा जाती थी। फिर उसने बस उसे देखा और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बुरा किया हो। फलक उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपने होठों को अपने सफेद दांतों से तब तक काटा जब तक कि खून नहीं निकलने लगा। फलक, इसे बंद करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो? संस्कार ने गुस्से से कहा। उसका सिर जोर से हिला, क्योंकि फलक को नहीं पता था कि उसका मासूम रूप कितना आकर्षक था। बेहतर होता कि वो चुप रहता। जैसे ही उसने कहा, फलक की आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। बास्टर्ड, उसने फलक की तरफ देखा और उसे डांटने भी रहा है। जो लोग फलक को तंग करते थे, फलक उन पर समझदारी और शांति से हमला कर सकती थी, लेकिन वो एक यंग लड़की थी और ऐसी स्थिति में कभी नहीं रही थी। वो संस्कार से निपट रही थी और ये बहुत शर्मनाक था। फलक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने कपड़े ऊपर खींचने चाहिए या नहीं। फलक की बैग खुली हुई थी और वो उसे सिर्फ अपने हाथ से ही ढक सकती थी। फलक के आंसू चुपचाप बहे निकले। संस्कार ने देखा कि वो सचमुच रो रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की झलक आ गई। वो धीरे से बोला, क्योंकि उसे नहीं पता था कि फलक को कैसे सांत्वना दी जाए। उसकी आवाज तनावपूर्ण लग रही थी जब उसने कहा, बीवी, आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इसे भूल जाऊंगा, ठीक है? फलक ने नाक से कोड़ी और मुंह बनाया। उसकी कोमल आवाज ने जवाब दिया, झूठे, तुमने पहले ही देख लिया। संस्कार ने उसका हाथ देखा और फलक बहुत असहज हो गया। संस्कार के दिमाग में एक छवि थी। फलक की कॉलरबोन बहुत खूबसूरत थी। वो नर्म और कोमल थी और उसमें एक छोटा सा गड्ढा था। पट्टा उसके कंधे से नीचे सरक गया और उसकी चिकनी दूधिया त्वचा उसके सामने उजागर हो गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि संस्कार का सफोकेशन जैसी फीलिंग लग रही थी। वो जो बहस में माहिर था, अचानक बोल नहीं पाया। उसने देखा कि फलक ने धीरे धीरे अपने कपड़े वापस ठीक कर लिए और रोना बंद कर दिया। मैंने तुम्हें वो दिखा दिया है जो तुम देखना चाहते थे, इसलिए अब तुमको उस लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। फलक बहुत दुखी लग रही थी। संस्कार कुछ देर के लिए रुका और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी जवान बीवी एक ऐसी किताब की तरह थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वो लगातार उसे सरप्राइज दे रही थी। हाँ, बीवी। संस्कार ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया ताकि उसे अजीब न लगे। तुम्हारी राय में वो इंसान कौन था जिसने वहां बंदूक छोड़ी थी? कौन तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था? तुम क्या करने की योजना बना रही हो? मम्मा, मुझे यकीन है कि यह श्रुति ही थी। मेरी हत्या के प्रयास और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वो हम दोनों को एक ही झटके में हटा सकती थी। यह अफसोस की बात थी कि फिल्मिंग स्टूडियोज में इतनी भीड़ थी। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
स्ट्रीट वॉकर जल्द ही खत्म होने वाली हैं और हम सभी बहुत बिजी हैं, इसलिए हम इस मामले को अभी के लिए अलग रख सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रुति की पूरी तरह से बदनामी हुई है। अब वो कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। जब तक मैं स्ट्रीट वॉकर खत्म नहीं कर लेती, मैं अलका का ख्याल रखूंगी। माँ और बेटी की जोड़ी ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें एक एक करके सबक सिखाऊंगी। संस्कार ने सिर हिलाया। मेरे लौटने का इंतजार करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। संस्कार के समर्थन से फलक को अंदर से अच्छा और कोमलता का एहसास हुआ। दरअसल जब संस्कार उसे परेशान नहीं कर रहा था तो संस्कार फलक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। संस्कार, ये सब संकल्प की बदौलत है जिसने आज थिएटर में मुझे बचाया। मैंने सुना है कि तुम और संकल्प बहुत अच्छे दोस्त हो। वो मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है, उसने इसे कहाँ से सीखा? संस्कार ने एस्ट्रे में सिगरेट का बट निकाला और जवाब दिया, संकल्प सक्सेना परिवार का नाजायज बेटा है। उसकी मां ने उसे जन्म दिया और ज्यादा ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो गई थी। उस समय संकल्प के पैदा होते ही उसकी सौतेली मां ने उसे नदी में बहा दिया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक मंदिर के एक प्रतिष्ठित पंडित ने बचाया और वो मंदिर में बड़ा हुआ। लेकिन जब वो 8 साल का था तो मंदिर में लुटेरों के एक ग्रुप ने कत्लेआम मचा दिया था। संकल्प ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता समान पंडित को खून से लथपथ मरते हुए देखा। उसके बाद से संकल्प ने फिर कभी बात नहीं की। उसके बाद उसे स्मगलर्स ने पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से वो उनके जंगल से भागकर पहाड़ों में छिप गया। वहां जंगल में वो 10 सालों तक 18 साल का होने तक वो भेड़ियों के साथ रहा। 19 साल का होने के बाद संकल्प सक्सेना परिवार में वापस लौट आया था, संस्कार ने बताया। फलक को ये जानकर हैरानी हुआ कि इस तरह की साजिश जो केवल टीवी पर दिखाई देती है, वास्तव में संकल्प पर दिखाई देगी। 19 साल की उम्र में संकल्प ने सक्सेना परिवार में शामिल होने के बाद ही संकल्प ने लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में सीखा। बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि संकल्प के साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ इतना है कि वो खुद नहीं जानता कि दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है और इसलिए वो दूसरों के साथ घुलने मिलने की हिम्मत नहीं करता। वो दुनिया के सभी लोगों की तुलना में ज्यादा प्योर, सिंपल और काइंड है। यदि तुम उसके साथ ऑनेस्टी से पेश आते हो तो वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, संस्कार ने कहा। फलक इस पूरे समय शांत बैठी थी। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि संकल्प इतने सालों तक कैसे जिंदा रहा होगा। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीब थी। उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया था और दुनिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सक्सेना परिवार का नाजायज बेटा। फलक के दिमाग में अचानक विवेक का ख्याल आया। विवेक संकल्प का बड़ा भाई और सक्सेना परिवार का बड़ा बेटा, वो सक्सेना परिवार का वारिस था। ऐसा कहा जाता है कि संकल्प ने 19 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन वो 19 साल की उम्र में सक्सेना परिवार में शामिल हो गया था, इसलिए उसे सक्सेना परिवार में कदम रखते ही बाहर भेज दिया गया था। फलक समझ सकती थी कि अमीर परिवारों में किस तरह के सीक्रेट छुपे हो सकते थे और कैसे झगड़े होते थे। बेचारा संकल्प। फलक, संस्कार ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर कहा, मुझे कुछ देर बाद में बाहर जाना है, इसलिए मैं और देर बात नहीं कर पाऊंगा, तुम जल्दी सोने चली जाना। ओह, फलक हकीकत में वापस लौट आई। उसने संस्कार को देखा जिसका चेहरा बहुत हैंडसम था। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। संस्कार, तुम कब वापस आओगे? क्यों, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? संस्कार हल्के से मुस्कुराया। फलक की लंबी पलकें 1-2 बार फुड़की और उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ। संस्कार की काली आंखों में तुरंत आंसू बह निकले। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगली उसकी ओर मोड़ दी और बोला, आओ और मुझे किस करो। वो उसे इस तरह कैसे किस कर सकती है? लेकिन फलक ने अभी भी अपना चेहरा स्क्रीन के सामने रखा हुआ था और वो भी उसके करीब आ गई। एक बहुत पतली स्क्रीन से अलग, फलक उसकी कोमल और शक्तिशाली सांसों को भी सुन सकती थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली और उसके पास संस्कार के सुंदर चेहरे को घूरने की हिम्मत नहीं थी। उसने दूसरी तरफ से संस्कार को हंसते हुए सुना, 3 दिन में जिंदल कंपनी एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली है, मैं तब वापस आऊंगा। क्या तुम में हिम्मत है जिंदल कंपनी की सीईओ की वाइफ मिसेज जिंदल बनके इस पार्टी को अटेंड करने की? संस्कार की आवाज सॉफ्ट थी, जो फलक के दिल पर वार कर रही थी और उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने सहजता से अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे अभी और समय चाहिए। फलक को संस्कार की हाई स्टेटस को एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। संस्कार ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन फलक, तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी ही 30 साल का है और कुछ चीजें इंतजार नहीं कर सकती। कछुए की तरह आगे मत बढ़ो और मुझे बहुत लंबा इंतजार मत करवाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ और दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ कहना चाहता हूँ। फलक का चेहरा शर्म से जल रहा था। संस्कार के पास हमेशा कारण होते थे अपनी बात कहने को, और वो हमेशा कुछ भी इतनी प्यारी सी प्यारी बात नोमल कह देता था कि वो उसे मना नहीं कर पाती थी। ठीक है, फलक ने सिर हिलाया। उसके चेरी जैसे लाल होंठ स्क्रीन से 1 मिलीमीटर दूर सिकुड़ गए और एक जोरदार मुआ के साथ उसके खूबसूरत पतले होठों को निशाना बनाया। संस्कार, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। फलक ने वीडियो कॉल खत्म की और अमन को नोटबुक लौटा दी। फलक अपने कमरे में वापस जाते समय वो एक वार्ड से गुजरी। उस वार्ड का दरवाजा थोड़ा खुला था और उसने श्रुति को लेटा हुआ देखा। श्रुति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गई थी और उसे इस अस्पताल में ले आया गया था। श्रुति बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अलका उसके बगल में खड़ी थी और जगदीश जी ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है? क्या तुमने 20 साल पहले एमजी रोड पर सब कुछ प्लान किया था? जगदीश 20 साल से पहले हुए घटना के बारे में पूछ रहा था, जब उसकी और पल्लवी की शादी को सिर्फ 2 या 3 साल पहले हुई थे। पल्लवी बहुत खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। वो दिल की अच्छी थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि पल्लवी ने 8 साल की उम्र में मिश्रा परिवार में कदम रखा था। वो जगदीश की बचपन की दोस्त होने के साथ साथ उसकी जवानी की सपनों की प्रेमिका भी थी। उन दोनों की शादी के बाद उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और भी बढ़ गया था। पल्लवी को म्यूजिक देखना पसंद था और बाद में वो श्रुति को अपने साथ घर ले आई। सच कहूं तो उस समय जगदीश ने श्रुति पर ध्यान नहीं दिया था। खूबसूरती या व्यवहार के मामले में श्रुति की तुलना पल्लवी से नहीं की जा सकती थी। पल्लवी श्रुति से ज्यादा सुंदर थी। बाद में श्रुति फेमस हो गई। बिजनेस की दुनिया में आदमियों को पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में बात करने की आदत थी। जगदीश के दोस्त अक्सर कहते थे कि वो कभी कोई डिनर इनविटेशन या फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो हमेशा अपने आप को लेकर बहुत केयरफुल रहती थी। कई बार ऐसी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपना असर दिखना शुरू कर दिया। जगदीश को याद था कि पल्लवी ने एक दिन श्रुति को घर छोड़ने को कहा था। उसके सामने श्रुति एक भीगी बिल्ली की तरह पेश आती थी। वो अपनी खूबसूरत और प्यारी आंखों से जगदीश की ओर प्यार भरी नजरों से देखी थी। जगदीश जानता था कि श्रुति उसे पसंद करती है और इसी वजह से उसका ईगो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था। दूसरे आदमी जो श्रुति को पाने के लिए मरते थे, वो श्रुति उसे चाहती थी, हाँ, लेकिन जगदीश ने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। पहली बात तो ये कि वो पल्लवी से प्यार करता था और दूसरी बात ये कि जगदीश की मां मिश्रा फैमिली की मालकिन थी और सारे फैसले वही लेती थी। उसकी मां पल्लवी को अपनी बेटी की तरह मानती थी और वो अपनी मां को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन फिर मालाबार हिल्स रोड पर कुछ हुआ। हर रोज घर आते समय एमजी रोड वो शॉर्टकट था जो वो हर रोज लेता था। उस दिन उसने थोड़ी पी भी रखी थी। जब वो वहां से गुजर रहा था, उसने 5-6 गुंडों को एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। उसने श्रुति की चीखने की आवाज सुनी और तुरंत अपनी कार रोक दी। जैसे उन गुंडों ने जगदीश को देखा, वो वहां से भाग गए। श्रुति जगदीश की बाहों में जा गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश ने श्रुति को गुंडों से बचाया और उसे अपनी कार में ले गया। श्रुति ने जगदीश को कार की डिम लाइट में कस के पड़ा हुआ था। श्रुति को अपने इतने करीब महसूस करके जगदीश को बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था। श्रुति के कपड़े बहुत बुरी तरह से फट चुके थे और इसी के साथ उन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी। जगदीश ने पल्लवी की परवाह की और ना ही श्रुति ने अपनी इज्जत की। लेकिन जगदीश उनके रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकता था। उसे गिल्टी महसूस हो रहा था और वो श्रुति को पैसे के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता था। लेकिन श्रुति ने उससे पैसे लेने से मना कर दिया और रोते रोते जगदीश के सामने कबूल किया कि वो उसे पहली नज़र में प्यार कर बैठी थी और जब तक वो उसके साथ रहने को तैयार है, तब तक वो उसकी फैमिली बर्बाद नहीं करेगी। हर आदमी को बेशकीमती चीज़ों को हासिल करने की चाह होती है और श्रुति उस समय का जाना माना खजाना थी। हालांकि पल्लवी का कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वो बहुत शर्मीली थी और यही जगदीश की सबसे बड़ी शिकायत थी। और श्रुति के साथ वो अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता था और इसी तरह उन दोनों ने 20 साल तक पूरी दुनिया को धोखा दिया। उसने पल्लवी को अपने साथ रख श्रुति के साथ अपनी सारी शौक पूरी की। जगदीश, हाँ, मैंने उस रात सब कुछ प्लान किया था, लेकिन मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। मैं बस आपको पसंद करती थी जगदीश। जब मैंने पहली बार आपके हैंडसम चेहरे को देखा, मुझे आपसे बेहद प्यार हो गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या आप भूल गए कि उस समय मुझे कितने लड़के चाहते थे?
मुझे पाना चाहते थे लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती थी, श्रुति ने रोते हुए जगदीश से कहा। फलक दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने तुरंत जगदीश के चेहरे पर गुस्से को शांत होते हुए देखा। फलक को बुरा महसूस होने लगा। श्रुति अच्छी तरह से जगदीश को समझती थी। उसकी कही हुई हर बात जगदीश के ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी। जगदीश को शायद इस बात पर बहुत गर्व था कि उनके समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन श्रुति, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा। पिछले 20 साल से तुम कहती आई थी कि तुम मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करोगी, तुम मेरे साथ चुपचाप रहोगी। क्या तुम शुरू से मुझे और पल्लवी को धोखा दे रही थी? श्रुति के चेहरे के एक्सप्रेशन शॉक में बदल गए। उसने ना में अपना सर हिलाया और रोते हुए कहा, सारी दुनिया चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आप मुझे कैसे गलत समझ सकते हैं? क्या इतने सालों में आपने अपने लिए मेरा प्यार महसूस नहीं किया? जब से मैं आपके साथ हूं तब से मैंने किस बात की शिकायत की है आपसे? अलका आपको बेसब्री से पापा बुलाना चाहती थी, पर मैंने कभी उसे ऐसा नहीं करने दिया। मैं हमेशा आपके साथ आपके क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए चलती थी, आपकी कंपनी के काम में आपकी मदद करती थी और आपकी परेशानियां बांटती थी। मैंने हर मुश्किल में आपका साथ दिया। अगर दीदी ने मां को 3 साल पहले सीढ़ियों से नीचे धक्का नहीं दिया होता तो आपने दीदी से डाइवोर्स भी नहीं लिया होता, ना ही मुझसे शादी की होती। आखिर इन सब में मेरी गलती कैसे है? श्रुति ने जगदीश को समझाते हुए कहा। जगदीश श्रुति को ठुकरा नहीं सकता था। फलक सब कुछ समझ चुकी थी। अगर 3 साल पहले उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी होती तो उसके पापा के पास शायद अपनी फैमिली और अपनी रखेल दोनों होती। वो जिंदगी में सब कुछ एक समय पर पाना चाहते थे। हर आदमी लाइफ के मजे लेते समय जब एक औरत का इस्तेमाल करता है तो वो औरत हमेशा अंधेरे कोने में छुपकर नहीं रहना चाहेगी, वो हमेशा उस आदमी की पत्नी बनने की चाहत रखेगी। जब अलका ने फलक को दरवाजे के पीछे देखा तो उसने फलक को पुकारते हुए कहा, फलक दी। फलक ने उनसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने बहादुरी से वार्ड का दरवाजा पूरा खोल और अंदर आ गई। जब श्रुति ने फलक को देखा तो उसने तुरंत जगदीश से कहा, जगदीश, मैं जानती हूँ कि 20 साल पहले मेरी गलती थी, लेकिन आज फलक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आई। उसकी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई। जगदीश की नज़र तुरंत फलक पर गई। वो उसे अजनबियों की तरह गुस्से में देख रहा था। फलक आराम से दरवाजे से टिकर खड़ी हुई थी। उसने उनकी ओर देखते हुए कहा, कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? फलक, जगदीश ने अपनी बेटी को अपना मजाक उड़ाता देख गुस्से में उसे डांटे हुए कहा। फलक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथों को फोल्ड कर दिया। वो हमेशा औरों से लड़ने के मूड में नहीं होती थी, लेकिन अब जो कि जगदीश ने 1 महीने पहले उसे घटिया इंसान के हाथ में सौंप दिया था तो उसकी नज़र में अपने पापा के लिए उसकी नज़र में कोई इज्जत नहीं बची थी। जगदीश, फलक को देखिए, ये कैसा एटीट्यूड है? श्रुति ने आग में घी डालते हुए कहा। बस बहुत हुआ, जगदीश ने श्रुति को बीच में काटे हुए कहा। श्रुति चुप हो गई। जगदीश ने फिर से फलक को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप शायद भूल गए हो, लेकिन मेरी माँ का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था यहाँ। मेरी माँ इस अस्पताल में एडमिट है। मैं यहाँ उनके साथ रुकने के लिए आई हूँ। जगदीश फलक के मुंह से ओ आप शायद भूल गए हो सुनकर काफी नाराज था, लेकिन जब उसने पल्लवी के किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गिल्ट और प्यार की लहर उमड़ पड़ी। लेकिन एक ही सेकंड के अंदर उसकी फीलिंग गायब हो गई। उसने फलक से कहा, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो भगवान की उसे दी गई हुई सजा है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। आखिर वो इतनी बेरहमी से अपनी माँ को सीढ़ियों से कैसे धक्का दे सकती है? 3 साल बाद भी जगदीश इस टॉपिक के आने पर गुस्से में आग बबूला हो जाता था। फलक ने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया। वो आगे आई और हंसते हुए बोली, मेरी माँ ने अपने ऑपरेशन के लिए आपसे पैसे मांगने चाहिए, लेकिन आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इसके बावजूद उनका ऑपरेशन आसानी से हो गया। क्या ये भगवान का इशारा नहीं है कि मेरी माँ ने दादी को सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेला? तुम? जगदीश चुप हो गया। उनके चेहरे के भाव बदलते हुए पूछा, पिछले महीने जिस आदमी से मैंने तुम्हें मिलवाया था वो अचानक से क्यों गायब हो गया? वो आदमी मेरा बिजनेस पार्टनर था। हालांकि उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत अमीर था और उसका पर्सनालिटी भी अच्छी थी। अगर तुमने उससे शादी की होती तो तुम एक अमीर घर की बहू होती। तुमने उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश क्यों नहीं की फलक? फलक अभी सच में हंसना चाहती थी और उसे वैसा ही किया। हाँ, क्या आपको नहीं पता, उस दिन जब आप किसी के कॉल का जवाब देने के लिए बाहर चले गए थे, उसके बाद आपके बिजनेस पार्टनर ने मेरा रेप करने की कोशिश की और अब वो जेल में सड़ रहा है।
व्हाट? जगदीश शॉक था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पलटकर श्रुति की ओर देखने लगा। उसने श्रुति से पूछा, बताओ मुझे क्या हुआ था? क्या तुमने उस आदमी की पूरी जांच पड़ताल नहीं की थी? श्रुति ने सोचा नहीं था कि फलक जगदीश के सामने सारा सच बोल देगी, और वो आदमी भी किसी काम का नहीं था। उससे एक 21 साल की लड़की का रेप करना नहीं हुआ। श्रुति ने अपने मन में सोचा, जगदीश आप मुझे फिर से दोष क्यों दे रहे हैं? आप खुद उस आदमी से मिले थे और उसे फलक के लिए पसंद किया था। श्रुति ने इनोसेंट एक्ट किया। जगदीश ने अपने गुस्से को शांत किया। उस रात श्रुति ने उसे हर तरह से खुश किया था। वो बहुत नशे में था और इसीलिए उसने ठीक तरह से उस आदमी के बारे में चेक नहीं कर पाया था, और इसी तरह उसने लापरवाही दिखाई थी। उसी वक्त जगदीश का सेक्रेटरी वहां आया और उसने कहा, बॉस, जिंदल कंपनी ने आपको 3 दिन बाद उनके डिनर पार्टी के लिए वेलकम इनविटेशन भेजा है। जिंदल, जगदीश और श्रुति दोनों की आंखों में अलग से चमक आ गई। जगदीश क्या ये जिंदल कंपनी की बात कर रहा है? उस जिंदल कंपनी की जिसे संस्कार जिंदल ने शुरू की थी जब वो 16 साल का था। जिंदल फैमिली का वारिस। ओ माय गॉड, उसने आपको क्यों इनविटेशन भेजा है? मैं भी आपके साथ चलूंगी। ओके, श्रुति ने कहा। मम्मी पापा, क्या आप जिंदल ग्रुप की बात कर रहे हैं? दुनिया की सबसे अमीर बिजनेस कंपनी, और यह संस्कार जिंदल वही है ना, द बेस्ट एलिजिबल बैचलर। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अमीर और हैंडसम है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, अलका ने कहा। फलक ने देखा कि यह फैमिली कैसे लालची कुत्तों की तरह अपनी दुम हिला रही थी। अगर उन्हें ये पता होता कि उसकी शादी संस्कार जिंदल से हुई है तो वो क्या सोचेंगे? श्रुति आंटी, क्या आप में अभी भी हिम्मत है बाहर अपना मुंह दिखाने की? एक कम कीजिए, जरा न्यूज़ शुरू करके देखिए। इंटरनेट पर लोग आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएं। मुझे डर है कि अगर आप पब्लिक में गई तो वो लोग आपका क्या हाल करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी घर से बाहर कदम रखने के बारे में भी नहीं सोचती, फलक ने कहा। फलक के श्रुति को वार्निंग देते ही जगदीश, श्रुति और अलका के चेहरे फीके पड़ गए। जगदीश ने श्रुति की ओर देखा। इतने साल से वो श्रुति के काबू में था, और यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी हर बात मानती थी, बल्कि बिजनेस में भी क्लाइंट से मिलते समय वो बहुत स्मूथ और होशियार थी। वहीं दूसरी ओर अलका जमीन पर अपने पैर पटकने लगी, क्योंकि उसे हमेशा से अपनी मां श्रुति की बेटी होने पर गर्व था। अब जो कि उसे समझ आ गया था कि उसकी मां दुनिया की नज़र में गिर गई है, तो इसका मतलब उसे बचाने वाला, ये सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा। श्रुति ने अपने पति और अपनी बेटी को उसकी ओर देखते हुए पाया। उसका दिल मानो कांच की तरह टूट गया था। उसने अपनी आधी जिंदगी इन दोनों के नाम कर दी, और इन दोनों ने इतनी आसानी से उसे दोष दे दिया। फलक ने ये सारा नज़ारा देखा और हमेशा की तरह उसने अपने हाथ से अपने बाल अपने कान के पीछे किए। उसे जगदीश की ओर नज़र घुमाई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप नहीं चाहते हैं कि पब्लिक आपका मजाक उड़ाए या आपके पर्सनल इमेज या आपकी कंपनी की रेपुटेशन पर कोई आन जाए, तो अच्छा होगा कि आप श्रुति आंटी को घर से निकलने ना दे। अब वो कभी आपके साथ कोई सोशल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएगी। जल्दी कीजिए और अपनी पीआर टीम को कहिए इनकी जगह किसी और सुंदर औरत का इंतजाम करें, ऐसी कोई जो आपके साथ बिजनेस ट्रिप्स पर जा सके और आपका बोझ हल्का कर सके। फलक जानबूझकर इतना सब कुछ कह रही थी ताकि उसके पापा को उनकी गलती का एहसास हो। फिर फलक ने श्रुति को कुछ पल घूर कर देखा और पलटकर वहां से चली गई। पापा देखो, दी ने अभी अभी क्या कहा? अलका ने अपनी मां के साथ हुई जाति की शिकायत करते हुए जगदीश से बोली। शट अप! जगदीश बहुत गुस्से में था और उसने अपना सारा गुस्सा अलका पर निकाल दिया। और तुम भी ध्यान रखो, अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करना। मिस्टर अर्पित के साथ कुछ इमेजिन करने की जरूरत भी मत करना, अलका समझी। वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जिसके साथ तुम मिल सको। मेरे लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करना बंद करो तुम दोनों। और मैंने इतने समय से अर्पित को देखा नहीं है। तुमसे एक लड़के का ख्याल नहीं रखा जा सकता है, यूजलेस कहीं की। वार्ड से जाने से पहले जगदीश ने दोनों माँ बेटी से कहा, माँ घर पर अकेली है और उन्हें मेरी जरूरत है, मैं घर जा रहा हूँ। फलक अपने रूम की ओर जा रही थी, तभी वो एक लड़के से टकरा गई जो अभी अभी लिफ्ट से बाहर आया था। और वो लड़का और कौन हो सकता था? वो अर्पित था। फलक देखकर बता सकती थी कि वो यहाँ श्रुति और अलका से मिलने आया था। अर्पित और फलक की नज़रें मिली। फलक अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल लिए अर्पित को ग्रीट किया। मिस्टर अर्पित। अर्पित ने फलक की फेक हंसी देखी और उसके चेहरे पर सिकन छा गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फलक से इतनी नफरत करेगा। अपने गुस्से को काबू करते हुए वो वहां से चला गया।
फलक अपने आप को अर्पित के लिए परेशान नहीं कर सकती थी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन चारों को कुछ समय के लिए शांत रखने में काम आएगी और फलक इंतजार करते हुए श्रुति के खिलाफ हर रोज न्यूज में पढ़ पाएगी कि कैसे एक नामी एक्ट्रेस ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के सीने में छुरा भोंका। श्रुति के वार्ड में जगदीश इतने गुस्से में अलका और श्रुति को वहां अकेले छोड़कर चला गया था। उसी समय श्रुति गुस्से में अपने आंसू बहा रही थी। वही अलका जगदीश की कही हुई बात खासकर यूजलेस कही कि बहुत अपसेट थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही अर्पित भी उसके बारे में सोचता था। अपने पापा के मुंह से यही सेम बात सुनने के बाद मानो किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। कुछ समय पहले ही अर्पित की मॉम जानबूझकर उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रही थी और उसकी मॉम ने अर्पित को अलका के साथ डेट पर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने अर्पित को सख्त हिदायत दी थी कि वो अलका को किसी भी सोशल इवेंट में ना लेकर जाए। और वो अलका से अपने किसी घर के नौकर की तरह बात कर रही थी। अर्पित एक अच्छा बेटा था। इन सब की वजह से वो अपनी माँ और अलका के साथ एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया था और इन्हीं सब के चलते उसने अलका से अपनी दूरी बना ली। अलका को अर्पित की माँ के रूखेपन और अर्पित की तरफ से मिल रहे बुरे ट्रीटमेंट को भी सहना पड़ रहा था। अलका और श्रुति परेशान हुए अपसद बैठी थी कि तभी उनके वार्ड का दरवाजा खुला और अर्पित अंदर आया। श्रुति आंटी अलका ने अर्पित को देखा और अचानक उसकी जान में जान आ गई। वो दौड़ती हुई अर्पित के पास गई और उसे गले लगा लिया। अर्पित, आखिरकार तुम आ गए। मैंने सोचा तुम भी बाकी सब की तरह होंगे और मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते होंगे। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अर्पित ने अलका के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, पागल लड़की, तो मेरी फियांसे हो आखिर में, भला तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगा। अलका के चेहरे पर जल्द ही एक खुशी से भारी हंसी आ गई और अर्पित ने श्रुति की ओर देखकर कहा, आंटी आप कैसी हैं? यहाँ आने के लिए थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में जितनी भी बुरी चीज कही गई वो अतीत में मेरी की गई गलतियों की वजह से कही गई। मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं जगदीश से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन इसमें मेरी बच्ची मेरी अलका का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो इनोसेंट है, उसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। तुम्हें अलका का ख्याल रखना होगा बेटा, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। श्रुति ने अर्पित से कहा। जी। अर्पित ने अपना सर हिलाते हुए श्रुति से वादा करते हुए कहा, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज हुई बात का अलका पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा। मैं कुछ दिनों बाद अलका को कुछ चैरिटी इवेंट्स में ले जाऊंगा जिससे लोगों के सामने उसकी पॉजिटिव इमेज बन सके। श्रुति ने अर्पित की बात सुनी तो उसे अच्छा लगा। उसने अलका की ओर देखा और कहा, अलका तुम कुछ देर पहले अर्पित के बारे में बात कर रही थी ना, देखो अब वो यहाँ आ गया है। जाओ और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अलका श्रुति की बात सुनकर ब्रश करने लगी। उसके बाद उसने अर्पित का हाथ थामा और वहां से चली गई। अर्पित और अलका कॉरिडोर के पास से गुजर रहे थे। अर्पित ने अलका के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, वही अलका भी अर्पित को गले लगाए चल रही थी। अलका ने अर्पित से पूछा, अर्पित क्या तुम्हारी मॉम अभी भी मुझसे गुस्सा है? अगर तुम्हारी माँ मुझसे नाराज है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए। हालांकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम को मेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं है, लेकिन मैं चूज तो नहीं कर सकती थी ना कि मेरा जन्म कहाँ होगा। हालांकि मेरी मॉम ने बहुत गलत किया है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो एक बहुत अच्छी माँ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी और हमेशा मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा और मैं तुम्हारी मॉम को मनाने में और उन्हें मुझे पसंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, अलका ने कहा। अर्पित ने अलका के माथे पर किस किया। उसे अपने दिल में गिल्ट और दर्द महसूस होने लगा। उसने कहा, अलका तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की हो, मेरी मॉम ने अभी तक तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी है। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वो तुम्हें जरूर पसंद करने लगेंगी। अलका मुस्कुराने लगी। एग्जैक्टली, चाहे अर्पित की मॉम उसे कितना भी नापसंद क्यों ना करें, अगर अर्पित उसके साथ है तो उसकी मॉम को अलका को पसंद करना ही होगा। अर्पित, मैंने अपने पापा को कहते हुए सुना कि जिंदल कंपनी के सीईओ मिस्टर जिंदल ने डिनर इनविटेशन भेजा है। वो 3 दिन में डिनर पार्टी होस्ट कर रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है ना कि मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे पापा ने मुझे और मम्मी को कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया है, अलका ने कहा। अर्पित ने मिस्टर जिंदल ये नाम सुना और उसकी पूरी बॉडी पत्थर की तरह कड़क हो गई। उसके दिमाग में अभी भी कुछ दिनों पहले की वो तस्वीर ताज़ा थी, जहां फलक और संस्कार एक दूसरे के इतने करीब थे और फलक के होठों से खून निकल रहा था। वो गैस कर सकता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। किसने कहा तुम नहीं जा रही हो? तुम मेरी फियांसे हो, ओके? अर्पित ने कहा। रियली? अलका रुक गई और उसने अर्पित के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसने फिर अर्पित को किस किया। जब से अलका अर्पित की जिंदगी में आई थी तब से उसने किसी और लड़के को शायद ही टच किया होगा और ऊपर से वो कई दिनों से अलका के करीब नहीं आया था।
इसलिए अलका ने जैसे ही अर्पित को किस किया उसकी बॉडी में उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होना शुरू हो गई। अलका ने भी अर्पित को कस के गले लगा लिया और शर्माने लगी। अचानक उसने कॉरिडोर के पास किसी के आने की आहट सुनी और उसने अर्पित के सीने को धक्का देते हुए उससे कहा, अर्पित यहाँ बहुत लोग हैं। अर्पित अलका की बात को अपने आप समझ गया कि अलका के कहने का क्या मतलब था। उसे उनके लिए कोई प्राइवेट जगह ढूंढनी होगी। अचानक उसे याद आया कि जब वो कुछ देर पहले फलक से मिला था तो उसने फलक को एक रूम में जाते हुए देखा था। उसके सांसें तेज हो गई। उसने अलका का हाथ थामा और उसे फलक के बगल वाले रूम में ले आया। वो रूम लॉक नहीं था। इधर फलक आराम से सो रही थी जब उसे बगल वाले कमरे से आवाज आने लगी। उसे महसूस हुआ कि पास वाले कमरे में एक लड़का और लड़की किस कर रहे थे। अर्पित, आई लव यू, फलक ने आवाज सुनी। सीरियसली यह अलका थी। वो उसकी बुरी किस्मत थी कि वो इन दोनों से टकराती रहती थी और जब वो दोनों इंटीमेट भी हो रहे थे तो उन्हें फलक के बगल वाले कमरे में ही जाना था। बगल वाले कमरे में से अर्पित और अलका के एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करने की आवाज आती रही और यहाँ फलक, जो कि कुछ नहीं कर सकती थी, वो अब तंग आ गई थी। उसने दीवार को ठोकते हुए कहा, अलका तुम्हें जितना बोला है बोलो, मैं इसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ ताकि मैं तुम्हें वो लड़की बना सकूं जिसके बारे में हर लड़का सोचता होगा। अलका को फलक की वार्निंग सुनाई दी और उसने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन फलक अभी भी अर्पित की आवाज सुन सकती थी। फलक अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने एक बार फिर से उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, अर्पित तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। अचानक बगल वाले कमरे में खामोशी छा गई। फलक को तब समझ आया अर्पित जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि फलक उसका नाम ले। जिस तरह से फलक ने उसका नाम लिया वो जरूर एक साइड महसूस कर रहा होगा। शायद आज भी वो अलका को किस करते समय फलक को इमेजिन कर रहा होगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ फॉरवर्ड। फलक को बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्पित सच में अपनी अकल खो बैठा है। टू बी कंटिन्यू।